फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो उसके पहले थोड़ा सा वेक्टर के बारे में फिर से थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि किसको वेक्टर कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की नीड होती है तो उसे ही हम कहते हैं वेक्टर। ये जो डिफिनेशन है ये आप पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में 11th में आपने पढ़ा होगा। इसलिए बीएससी में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हम और जोड़ेंगे वेक्टर के लिए। क्या जोड़ेंगे वेक्टर के लिए? वेक्टर में हमने क्या कहा कि किसको वेक्टर कहेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेक्टर कहते हैं। पर बीएससी में एक प्लस पॉइंट और जोड़ेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कब कहेंगे? जब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। और तीसरा प्लस पॉइंट का हो वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो भी करे। यानी कि बीएससी में 3 पॉइंट ले, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर प्रूफ करने के लिए कि वो क्वांटिटी वेक्टर है, उसको 3 चीज फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो वही है कि वेक्टर्स लॉ क्या होता है, ये तो हम जानते हैं। वेक्टर्स लॉ क्या होते हैं? वेक्टर्स लॉ होते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन, लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसी को हम वेक्टर्स लॉ कहते हैं। तो इसी को फिर फॉलो करेगी कोई क्वांटिटी तो उसको कहेंगे कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो पॉइंट पढ़ेंगे क्या है? वेक्टर एडिशन, यानी फर्स्ट वाला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या होते हैं, वो रूल क्या होते हैं, उसी को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, और वेक्टर एडिशन के 2 लॉज है। 2 तरीकों से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। वेक्टर एडिशन मतलब होता है वेक्टरों को जोड़ना, किसी भी 2 वेक्टर को जोड़ना, या 3 वेक्टर को जोड़ना, 4 वेक्टर को जोड़ना, उसी को वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके 2 रूल्स हैं। फर्स्ट हम ट्राइंगल लॉ से जोड़ते हैं, और सेकंड हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। तो आप मन में ख्याल आ रहा हो कि बस ट्राइंगल लॉ से काम नहीं चल जाएगा, सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ से काम नहीं चल जाएगा। नहीं, देखिए आगे मैं बताऊंगी क्यों पैरेललोग्राम लॉ की आवश्यकता पड़ी, क्यों एक वाले रूल से काम नहीं बना ट्राइंगल वाले से। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद सेकेंड हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राइंगल लॉ पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ट्राइंगल लॉ तो क्या करते हैं कि पहले हम 2 वेक्टर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ एक वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड कितना है, और बी यहाँ स्पेस में कहीं भी बी ले लेते हैं, ये है बी। ठीक है, और इन्हीं दोनों वेक्टर को हमें क्या करना? ऐड करना, और इसी के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, यानी कि इसी रूल को फॉलो करेंगे ट्राइंगल लॉ, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है कि स्पेस में कोई भी 2 वेक्टर हो, अगर उन दोनों वेक्टर को जोड़ना है हमें, तो दोनों वेक्टर को जोड़ के क्या आएगा वो बताएगा कि अगर 2 वेक्टर जो है जैसे ए और बी है, अगर हम उन दोनों वेक्टर को किसी ट्राइंगल के 2 साइड से डिनोट कर दे, ये दोनों जो वेक्टर हैं इन वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल के 2 साइड से डिनोट करते, जैसे ए और ये बी। ठीक है, अगर किसी भी 2 वेक्टर को ऐड करना है तो उन दोनों वेक्टर को किसी ट्राइंगल के 2 साइड बना दे, तो जो उसी ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। फिजिक्स के टर्म में किसी भी आंसर को या फिर कुछ भी निकालना रहता है, किसी की वैल्यू, तो सब रिजल्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट बोलूंगी कि किसी भी 2 वेक्टर को अगर हम किसी ट्राइंगल के 2 साइड से डिनोट कर दे तो उसी ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा उन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिलहाल हम ये वेक्टर नहीं डालेंगे, तो मैं सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड की बात बोल रही हूँ, तो इसमें मैग्नीट्यूड को बता रही हूँ। वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं, इसको फिर से अच्छे से शिफ्ट करते हैं।
अच्छा, एक आप में मन में ख्याल आ रहा है कैसे भी इसको उठा के इधर कर सकते हो, बेशक कर सकते हैं। वेक्टर में क्या होता है कि हम सिर्फ किसी भी वेक्टर को इधर से इधर खिसका सकते हैं, बस एक चीज उसको देखना है कि ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ना उसका मैग्नीट्यूड मतलब ना ही इस वेक्टर की लेंथ चेंज होनी चाहिए और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। उसके बाद हम इसको उठा के इधर रख सकते हैं, इसको उठा के इधर रख सकते हैं। तो हम ऐड करने के लिए ट्राइंगल ऑफ जो फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें इसमें उठा के इसको इधर रख दूंगी। तो चलिए उठा के रखते हैं पहले ए, ठीक है। और एक चीज और, जब लेके आते हैं जैसे हम बी ला के उठा के यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड उठा के नहीं रखेंगे, बी का हम डायरेक्शन भी उठा के रखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड भी उठा के रखेंगे। यानी जो ट्राइंगल के साइड बनाएंगे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बी को करके, बी को क्या करते हैं उठा के अब हम ऐड करते हैं। तो कहाँ करेंगे, यहाँ करें या फिर यहाँ करें? हम कहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे। क्यों हम यहाँ करेंगे? क्योंकि वेक्टर में होता है कि कभी भी टेल से टेल को ऐड नहीं करते हैं। हम चाहे तो आपको मन में ख्याल आए कि जो इसको शिफ्ट कर दें यहाँ, फिर भी तो ट्राइंगल बन जाएगा, बट नहीं, हम क्या करेंगे इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों यहाँ शिफ्ट करेंगे? क्योंकि कभी भी टेल से टेल को नहीं ऐड करते और कभी भी हेड से हेड को ऐड नहीं करते। तो अगर हम बी को यहाँ उठा के रख दे तो देखिए क्या होगा, इसके हेड से बी का टेल जुड़ रहा है, जो कि यही सही है। कभी भी टेल से टेल को और हेड से हेड को नहीं जोड़ते। तो बी यहाँ पे लाके रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल के दो साइड बन के थर्ड साइड क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। थर्ड साइड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और इसको कहते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लेके चलेंगे तो जो आंसर भी आएगा वो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड में आएगा। तो आर का डायरेक्शन क्या होगा, ए बी का डायरेक्शन तो हमें दिख रहा है, आर का डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट होगा। कैसे? देखिए ए इधर गया, ए का डायरेक्शन सॉरी ऊपर दिख रहा हो नीचे, ए ऐसे देखिए, ए इधर फिर बी इधर तो फिर सी इधर, जो आर है वो इधर नहीं आएगा, इसके क्या होगा अपोजिट जाएगा। जैसे आपको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए ऐसे फिर बी ऐसे तो फिर सी होगा ऐसे, नहीं, क्या होगा ये इसके अपोजिट होगा। तो जो डायरेक्शन जो आर होगा, जो आर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस साइड होगा, यानी इधर हम बनाएंगे आर का डायरेक्शन। यानी अब क्या करेंगे, तो इसलिए हमने देखिए जो मैं स्टार्टिंग में बोली हूँ कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड ले लें तो उसको दो साइड को अगर ऐड कर लें तो थर्ड साइड होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। तो उसमें प्लस ये भी जोड़ लीजिए कि उसमें मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए, उसमें डायरेक्शन भी रहना चाहिए, सब लेके हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए पहले लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अच्छा से मिटा लिए। अब चलिए अब क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ को लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या अभी बोला उसको लिख देते हैं। उसके बाद थोड़ा फिगर फिर से बना लेते हैं, अच्छा सा, बहुत ही खराब बनाया था हमने। ए इधर से बनाते ए, ये बी वेक्टर साथ में लिखेंगे और ये जो है ये वाला सी नहीं, ये रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये क्या है, आर ए प्लस बी, ठीक है। चलिए मैंने क्या अभी बोला उसको लिख देते हैं। यानी कि क्या कहता है, ये कहता है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ टू वेक्टर ए एंड बी represented, if two vector a and b represented both मतलब ये कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लेके हम करेंगे। तो इफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, if two vector a and b represented both in magnitude and direction by two side of a triangle कहा गया कि
अगर दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों लेके अगर हम ट्राइंगल बनाए तो जो दोनों साइड होगा वो दोनों साइड होगा उनका क्या होगा, उनका अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट मतलब आर, then the resultant of these vector यानी a and b, these vectors are क्या होगा, sorry, if two vector a and b represented both in magnitude and direction by the two side of a triangle, then the resultant of these vector are by the third side of it, are represented by the third side of a triangle। ठीक है, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यही कहता है क्या, ट्राइंगल लॉ कहता है, यही ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को लेके अगर हम कोई एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल दो साइड बनाते हैं तो उसी ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ये तो हम जान गए। अब चलते हैं आर जो आएगा उसका डेरिवेशन करते हैं कि आर क्या आती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या आता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये तो मैंने बस बताया किस तरह ऐड करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर से इसका डेरिवेशन करते हैं और आर की वैल्यू निकालते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। क्या था, यानी कि हमें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो चलिए फिगर को थोड़ा सा और बना लेते हैं, फिर हम आर की वैल्यू निकालेंगे। जो वेक्टर ए है इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे और इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें इसे 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री बन जाएगा तो फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा और आर हमें हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। कैसे देखते हैं पहले, चलो इसको और कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ इसको थीटा लिख देते हैं, इसको थीटा लिख देते हैं। ठीक, और इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे O है, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे Q लिख देते हैं और यहाँ पे R लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, अल्फा लिखे हैं, 90 डिग्री हो गया। अब कैसे R की वैल्यू निकलेगी, इस ट्राइंगल OQR को देखेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, R की वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा ये देखते हैं, इधर देखिए, लिखते हैं कि इन ट्राइंगल OQR, ठीक है, क्या होगा, OQR ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट स्क्वायर जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है अगर ट्राइंगल इसमें देखेंगे तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, OQ को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, OQ को लिख देते हैं OP प्लस PQ, R इज इक्वल टू OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और R की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, OP की वैल्यू तो हमें पता है, OP की वैल्यू वेक्टर A है यानी A है, और क्या PQ की वैल्यू नहीं पता है हमें और QR की वैल्यू नहीं पता है हमें। इन दोनों की अगर वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, PQ और QR को निकालते हैं। तो PQ QR कहाँ है, PQ यहाँ है और QR यहाँ है, इसीलिए हम PQ और QR को निकालने के लिए ट्राइंगल RPQ में देखेंगे और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ पे एक सिर्फ इस ट्राइंगल में देखिएगा RPQ में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर यही हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे ट्राइंगल इससे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, इन ट्राइंगल क्या है, PQ एंड R, इसमें क्या करेंगे हम cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ही निकालना है, PQ लिख लेंगे, PQ अपान क्या है, हाइपोटेनस क्या है,
ये है P और R, PR। अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे RPQ में देखेंगे तो हाइपोटेनस क्या है, PR है, और PR की वैल्यू क्या है, वेक्टर B है। इसको B लिख देंगे। क्यों वेक्टर नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू निकालने हम लोग, तो हमें PQ की वैल्यू निकल जाएगी, PQ की वैल्यू B cos थीटा। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा भी निकाल लेंगे, क्योंकि साइन थीटा से हमें ये निकल जाएगा, QR निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, QR, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो QR अपन क्या लिखेंगे, नीचे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, B है। ठीक है, B क्या है, ये PR। ठीक है, तो अब निकालेंगे QR इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो 2 है और इक्वेशन जो 3 है, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमें R की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा जगह है, बहुत कम जगह है, इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो फिर से इसको चलिए लिख लेते हैं, जो ये QR वाली इक्वेशन है, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, R इज इक्वल टू है OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। OP को क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला लगाए तो OP स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर वो वाला, PQ स्क्वायर ब्रैकेट रन देते हैं आप। ठीक है, प्लस 2OP और PQ प्लस QR का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जहां जहां हम OP है, OP नहीं सॉरी, जहां जहां PQ है यहाँ से PQ की वैल्यू रख देंगे, और जहां जहां QR है वहां QR की वैल्यू रख देंगे। चलिए अब लिखते हैं, OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू तो हमें पता है कि OP की वैल्यू A है, तो A स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू हमें निकाला है, तो स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, और फिर OP की वैल्यू क्या है, A है, A लिख देंगे। फिर PQ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे PQ की वैल्यू हम निकाला है B cos थीटा है, और प्लस QR की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, QR की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो हो गया, आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, इसी में हमने PQ की और यहाँ पे PQ की और यहाँ पे हमने QR की वैल्यू बस रख दी है, बाकी सब वैसे छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी सब जो A है उसकी वैल्यू रख दी है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें B स्क्वायर है, इसमें B स्क्वायर, इसलिए दोनों में से B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो A स्क्वायर, और इन दोनों में से इसमें से और इसमें से हम B स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो B स्क्वायर और क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB cos थीटा। अब जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा अब वैल्यू हम लिख देते हैं, क्या आएगा, नहीं अभी एक और लाइन बाकी है, लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो प्लस 2A स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, B cos थीटा, ये हो जाएगा। तो हम लोग पूरी R जो क्या आएगी, अगर R स्क्वायर है तो उसको अंडर रूट में लेके आएंगे, तो R इज इक्वल टू होगा यहाँ पे क्या होगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आगे क्या आएगा A स्क्वायर प्लस, इधर से देख लेते हैं, B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यही है इसका डेरिवेशन और यही है R की वैल्यू। ठीक, ऐसे आपको वैल्यू पता चल गई R की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए R किस पे निर्भर करता है, या कह सकते हैं कि R किस पे डिपेंड करता है, R डिपेंड कर रहा है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड वाला लॉ था, क्या था लॉ, वो था पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम डिस्कस करते हैं, ये क्या, ये भी एक वेक्टर एडिशन का ही लॉ है। क्यों लॉ है इसको आज देखेंगे। ये जो लॉज है ये क्यों यूज होता है, क्यों ट्रायंगल लॉ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है वो कोइनिशियल वेक्टर के लिए होता है। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। कोइनिशियल वेक्टर यानी कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक ही होता है। जैसे एक ये
वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर, ये ए है और ये बी है, इसे ही हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो इनको ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं और उसके थ्रू हम लोग जोड़ते हैं इसको, दो वेक्टर को। क्योंकि उसमें क्या था, उस ट्राइंगल लॉ में था कि स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर उनको हम क्या करते थे, उसको ट्राइंगल बना के ऐड कर लेते। पर ये क्या है, पहले से ही ऐड है, क्या है, यहाँ से एक वेक्टर जाएगा और यहाँ से एक वेक्टर जाएगा, यानी को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम का उपयोग करते हैं। तो चलिए, इस वजह से उसकी एक थ्योरी थी कि वो क्या कहती थी कैसे ऐड होगा, इसकी भी एक थ्योरी की क्या कहती है कैसे ऐड होगा और उसका रिजल्टेंट क्या होगा उन दोनों वेक्टर का। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, एक वेक्टर क्या है, इसको मान लेते हैं ओरिजिन, ठीक है। एक वेक्टर क्या है ए और एक वेक्टर क्या है बी, और दोनों वेक्टर क्या है को इनिशियल, यानी कि दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एक है, यानी एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो थ्योरी क्या कहती है, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन जानेंगे। पहले थ्योरी जानेंगे कि थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी, यानी ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम अच्छे से हिंदी में समझ लेते हैं। क्या है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है वो को इनिशियल है, को इनिशियल यानी दोनों वेक्टर जुड़ा है, तो उसको हम पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे, यानी कि चतुर्भुज बनाएंगे। और जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यानी जो उस चतुर्भुज का विकर्ण होगा, उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, पर आप फिगर देखिए सब समझ में आ जाएगा। पहले क्या है, दो वेक्टर ए एंड बी है, तो ये थ्योरी यही कहती है कि इन दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम बना लेंगे और पैरेललोग्राम का दो साइड इसको रख लेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, देखिए थोड़ा सा गलत भी बन जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। पर पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जो आमने सामने की साइड होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक पैरेललोग्राम, और थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। वो दो वेक्टर जुड़ा, उनको जुड़े रहने देंगे और क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। उन पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा, यानी जो डायगोनल होगा, वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो पहले ये देखते हैं कैसे होगा। देखिए आप, ये जो क्या होती है, जो पैरेललोग्राम के जो आसपास आमने सामने की जो साइड होती है वो एक दूसरे की इक्वल होती है। तो ये ए है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज वाला जो हमने पढ़ा था, जो ट्राइंगल वाला लॉ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो। देखिए इसका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये, ठीक है। क्या देखिए, एक वेक्टर अगर ए यहाँ आता था और उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा रहता था, तो क्या करते थे, उन दोनों के हम लोग जो तीसरी भुजा होती थी उसको हम मान लेते थे रिजल्टेंट। तो अगर इसको हम हाइड कर ले, मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, तो वेक्टर जो ए है वेक्टर बी है, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो ये वाली लाइन होगी इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होंगी ये, और ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ए जो बी है वो इस बी के बराबर है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका और इसका हम जो ऐड करेंगे वो ये आएगा। यानी ये थ्योरी जो कहती थी, क्या कहती थी कि अगर कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर है तो उनको हम पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, यानी चतुर्भुज बनाएंगे। तो चतुर्भुज बनाएंगे कैसे, दो तो पहले जुड़ी रहेंगी और जो दो साइड के हम लोग बनाएंगे, उसके बाद जो चतुर्भुज तैयार हुए हैं, जो पैरेललोग्राम तैयार होगा, उसके डायगोनल को जो ये है उन दोनों के ऐड को दिखाएगा, ए एंड बी के ऐड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और इसको अगर हाइड कर लेते हैं हम लोग तो देख सकते हैं, जो हम लोग बोले थे कि ट्राइंगल लॉ में इधर जाता है और इसके हेड से इधर जुड़ता है, तो ये इसके हेड से क्या होता है, ऐसे जो ऐसे जाके ऐसे जाता है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट इस अकॉर्डिंग भी हो गया, और जो फॉर्मूला जो यहाँ पे जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग भी हो गया। ये तो हम लोग जान गए, ये तो हम लोग थ्योरी जाने। अब चलिए आर को यहाँ भी निकालते हैं कि आर रिजल्टेंट आखिर आता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। क्या था उसमें, हम लोग ऐसे किए थे, इसको आगे थोड़ा सा खींचे थे, ठीक है। वेक्टर ए को आगे करेंगे और इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये है क्यों परपेंडिकुलर डालना है, 90 डिग्री बनाने के, तो 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे लिख देने में आप, थीटा जो है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल, ठीक है।
ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बीच का एंगल है। कैसे एंगल है देखिए, वेक्टर जो ए है इसको आगे हमने आगे किया खींचा और ये बी इसके बराबर है, सो बी भी यही है, तो ए और बी के बीच का एंगल, और ये थीटा तो आपको पता है कि ये भी थीटा ही होगा, क्यों, ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर एंगल है, उसको क्या कहते हैं समझ लीजिए, एकांतर कोण है, इसलिए थीटा ये होगा तो थीटा ये भी होगा। अब हमें मतलब क्या, हमें आर निकालना है, तो आर आप कैसे निकाल सकते हैं, आर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल देख सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं पी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्यू, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं आर। तो ट्राइंगल ओ आर क्यू में आप देखेंगे, तो अगर हमें आर निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हम करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाते हैं, यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल ओ क्यू एंड आर, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें क्या आर ही निकालना है, तो आर यानी कि रिजल्टेंट है वो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। और जो है ओ क्यू को हम लोग ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ पी प्लस क्यू पी क्यू, ठीक है। ये तो हम जानते हो, अभी जस्ट हमने पीछे इसको किया, सेम वैसे ही आपको करना है, सॉरी ओपी है, ठीक है, ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। पहले तो क्या ओपी की वैल्यू पता, ओपी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है जो हमने माना है, और जो पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, और हमें ओ आर की वैल्यू नहीं पता है, ओ आर नहीं है, ये क्यू आर, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, इन दोनों की वैल्यू पता हो जाएगी, तो फिर हम ये इस फॉर्मूले से नोट आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले पी क्यू और ओ आर निकालते सेम वही करेंगे जो हमने पिछले ट्रायंगल में किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें पी क्यू निकालने के लिए हम रुकिए, देखिए एक पहले फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस थीटा, और थीटा देखिए थीटा ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे, क्यों ये वाला लेंगे, क्योंकि हमें ओ क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्राइंगल किसकी जरूरत पड़ेगी, इस ट्राइंगल की, क्या आर पी क्यू, इस ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्राइंगल के बेसिस पे हम लोग कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, होता है, रुकिए इसे मार्कर से लिखते हैं, होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और साइन थीटा यहीं पे साइन थीटा भी लिख देंगे, साइन थीटा अपन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। क्यों मैं ये निकाल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमें बेस यानी पी क्यू और परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, ये दोनों निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे पी क्यू और हमें वही निकालना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू और अपान क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी आर, और पी आर को क्या दिख रहा है, वो बी के सिमिलर दिख रहा है, यानी कि वेक्टर बी है। पर यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है वो दिशा उसा निकाल रहे हैं, ओनली यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बस बी लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगी पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा, ठीक है, ये पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। और हम क्या करेंगे, ओ क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर इसी ट्राइंगल में देखेंगे और साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, तो उस अगर ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू आर अपान बी, यहाँ पे फिर देखेंगे क्या है, सॉरी क्या हाइपोटेनस, फिर यहाँ पे बी है तो बी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, क्यू आर इज इक्वल टू मिलेगा साइन थीटा बी, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें क्यू आर, आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, इसी को हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आर यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, आर स्क्वायर, और फिर से इसको एक बार लिख देते हैं, ओ पी प्लस
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो ओपी की वैल्यू क्या करते हैं, पहले इसको फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP एंड पी क्यू और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसकी वैल्यू है पी क्यू और क्यू आर की रख देंगे, सेम वही जो हमने ट्राइंगल में किया। तो ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, ओपी की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने कहाँ से किया, यहाँ हमने पी क्यू से किया, तो पी क्यू स्क्वायर उसका हमने जस्ट स्क्वायर तुरंत कर दिया। और 2 और ओपी की वैल्यू फिर क्या है, ए है और फिर पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा है, फिर इसमें देखेंगे पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा और क्या है ओ आर की, सॉरी यहाँ पे क्यू है, बार बार मिस्टेक कर दूंगी, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बी है, तो साइन थीटा बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा और साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं ये। ठीक है, ए स्क्वायर लिख देंगे और प्लस इसको पहले क्या लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, तो 2AB cos थीटा। और अब क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें और इसमें से हम लोग बी क्या करने हैं, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, बी कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इतना बचा आपका। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इससे लिख देते हैं। ठीक है, r स्क्वायर स्क्वायर क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल है। कैसे, ये वेक्टर a हमने आगे बढ़ाया तो वेक्टर a है, यानी जो a है और b इसके सिमिलर है तो b है, तो इस तरीके से देखेंगे तो भी थीटा यही होगा और यहाँ भी देखेंगे तो थीटा वही होगा। पर हम हमेशा कहेंगे कि जो थीटा है वो वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल है, यानी कह सकते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, हमारा रिजल्टेंट। कैसे डिपेंड कर रहा है इसको भी देखते हैं, पहले फॉर्मूला तो आप देख के जान सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ, मैं ऊपर इसको इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे इसके कुछ केस बताऊंगी, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए देखिए हमने इरेज कर दिया। अब मैं क्या देखूंगी, मैं थोड़ा सा ये देखूंगी जो थीटा पे निर्भर कैसे करता है, ये तो फॉर्मूला देख के लग रही है थीटा पे निर्भर करता है, या कुछ केस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो केस वन क्या है, केस वन क्या है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हमने क्या किया, थीटा जो है दो वेक्टरों के बीच की वैल्यू है जिसका रिजल्टेंट निकाला, यानी कोई इनिशियल वेक्टर था ये और ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, इस फॉर्मूले में देखते हैं रखते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले a स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर, पहले इधर ला जाते हैं, प्लस 2 और a रख देंगे और b रख देंगे एंड cos 90 डिग्री रख देंगे। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, cos अगर 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा r, अगर मैं रूट हटाती हूँ तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, अगर 90 डिग्री होगा, दो इनिशियल वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री होता है तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या होगा, जैसे आप ये भी देखते होंगे जब हम पिछले क्लास में पाइथागोरस में पढ़ते होंगे तो हमेशा इधर 3 रहता है इधर 4 रहता है, तो क्या होता है उसका जो ये आता है यानी कि हाइपोटेनस आता है, यहाँ हाइपोटेनस क्या है, यहाँ हाइपोटेनस रिजल्टेंट है, तो जो आता था वो क्या आता था, इसी पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे क्या है कि ये मान लीजिए अगर ए बी सी है तो वो लगाते थे बी सी इज इक्वल टू लगाते थे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 5 आ जाता था,
तो इस तरीके से भी आगे और सेम यही फॉर्मूला भी दिखाया है आपको। पर यहाँ पे आर ये नहीं होगा, आर क्या होगा, आर को रूट में रखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 डिग्री रहेगा तो आप समझिए पाइथागोरस में निकल गया, ठीक है, क्योंकि वही तो होता है ये मैथ कहाँ जाएगा, ठीक है। और एक और केस देख लेते हैं, एक केस देख लेते हैं, केस टू, ठीक है। केस टू दिखेंगे, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी क्या होगा, जो वेक्टर बी है वो इस वेक्टर ए के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा है, यानी कि 0 है। 0 है यानी कि जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो ए के ऊपर आ जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या होगी, अगर एंगल 0 होगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे वेक्टर। तब क्या निकलेगा, तब निकालिए इस फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस 0 तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2ab बचेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर इज, ये तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, हाँ ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम रूट हटाते हैं तो निकलेगा आर स्क्वायर, और इस पे से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये निकलेगा आर, नहीं गलत हो रहा है, देखिए गलत हो रहा है यहाँ पे, देखिए गलत हो रहा है ये। अगर हम दोनों क्या करते हैं कि r इज इक्वल टू इतना आता है, r इज इक्वल टू इतना आ गया, तो दोनों स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा रूट हट जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों को बस ऐड कर देंगे, तो ये क्या निकला, ये निकला केस 1 केस 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि पैरेललोग्राम लॉ कब होता है, जब दो की को इनिशियल वेक्टर होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बनाएंगे पहले, पैरेललोग्राम बनाएंगे, दो भुजा तो पहले ही दिया रहेगा, दो साइड जो दिया जुड़ा हुआ साइड दिया रहेगा, और हम लोग दो साइड बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि दोनों लॉज क्या है और दोनों लॉज का क्या उपयोग है और क्या यूज है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिएगा।